नमस्कार दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टैक्स इनवॉइस को इशू करने के लिए रूल को चेंज किया गया है। दोस्तों, टैक्स इनवॉइस के लिए रूल 46 दिया गया है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। रूल 46 के अंतर्गत बताया गया है कि टैक्स इनवॉइस में कौन कौन से पर्टिकुलर्स होने चाहिए। यहाँ पे सब क्लोज आर के बाद एक नया क्लोज जो है इंसर्ट किया गया है और इसके लिए नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन जिसके द्वारा के रूल 46 में अमेंडमेंट की गई है, यानी कि रूल 46 में क्लोज आर के बाद नए क्लोज को इंसर्ट किया गया है, यानी कि क्लोज नंबर एस। और डिक्लेरेशन एज बिलो दैट इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर सब रूल 4 ऑफ रूल 48 इन ऑल केसेस वेयर एन इनवॉइस इज इशूड other than in the manner so specified under the said sub rule 4 of rule 48 by the taxpayer having aggregate turnover in any preceding financial year from 2017-18 onwards more than the aggregate turnover as notified under the said sub rule 4 of rule 48. We hereby declare that though our aggregate turnover in any preceding financial year from 2017-18 onward is more than the aggregate turnover notified under sub rule 4 of rule 48, we are not required to prepare an invoice in terms of the provision of the said sub rule. इस प्रकार अब यदि कोई टैक्स पेयर रूल 48 सब रूल 4 के अकॉर्डिंग इनवाइस बनाने के लिए लायबल है, लेकिन फिर भी वो उस रूल के अकॉर्डिंग इनवाइस नहीं बनाता है, तो उस इनवाइस में उसे ये नीचे अंडरटेकिंग देनी होगी कि उसकी जो टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर से तो ज़्यादा है, जो कि रूल 48 सब रूल 4 में दी गई है, लेकिन फिर भी वो इनवाइस नहीं बना रहा है उस रूल के प्रोविजंस के अंतर्गत। दोस्तों, यदि आप रूल 48 देखते हैं सीजीएसटी रूल का, तो ये कहता है कि टैक्स इनवाइस को किस प्रकार इशू किया जाता है। यहाँ पे सब रूल 4 दिया गया है रूल 48 के अंतर्गत, जो कि ये कहता है द इनवाइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल by including such particulars contained in form GST INV 01 after obtaining an invoice reference number by uploading information contained therein on the common goods and service tax electronic portal in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be specified in the notification, provided that the commissioner may on the recommendation of the council by notification exempt a person or class of registered person from issuance of invoice under this sub rule for a specified period subject to such conditions and restrictions as may be specified in the said notifications। इस प्रकार दोस्तों, गवर्नमेंट ऐसे रजिस्टर्ड व्यक्तियों को स्पेसिफाई कर सकती है जिन्हें कि ई इनवाइस बनानी मैंडेटरी होगी, तो उन्हें ई इनवाइस ही बनानी है। यदि वो ई इनवाइस नहीं बनाएंगे तो उस केस में उन्हें अब अंडरटेकिंग देनी होगी अपनी इनवाइस में कि उनके एग्रीगेट टर्नओवर तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो ई इनवाइस नहीं बना रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी की थी कि किन व्यक्तियों को ई इनवाइस बनानी मैंडेटरी है। दोस्तों, यह नोटिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट ने रूल 48 सब रूल 4 के अंतर्गत जारी की थी, जिसके अंतर्गत के बताया गया था कि किन व्यक्तियों को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई इनवाइस बनानी जरूरी है। हेयर बाय नोटिफाई रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अ लोकल अथॉरिटी, अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट एंड दोज रेफर टू इन सब रूल 2, 3, 4, 4A of rule 54 of the said rules whose aggregate turnover in any preceding financial year from 2017-18 onwards exceeds 20 crore rupees as a class of registered person who shall prepare an invoice and other prescribed document in terms of sub rule 4 of rule 48 of the said rules in respect of supply of goods or service or both to a registered person or for exports। इस प्रकार यदि किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई की जाएगी या फिर एक्सपोर्ट सप्लाई की जाएगी और व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और उसकी टर्नओवर 2017-18 ऑनवर्ड्स किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई है, तो उस केस में उसे ई इनवाइस बनानी मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को, और जो व्यक्ति यहाँ पे रूल 54 के अंतर्गत मेंशन किए गए सब रूल 2, 3, 4 एंड 4A के अंतर्गत। इस प्रकार अब यदि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या लोकल अथॉरिटी है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट है या फिर जो रूल 54 में व्यक्ति मेंशन किए गए हैं, वो यदि किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को या फिर एक्सपोर्ट के लिए सप्लाई करेंगे
गुड्स और सर्विसेज की, तो उस केस में उन्हें अब इनवाइस में मेंशन करना होगा कि उनकी टर्नओवर तो स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है, लेकिन वो ई इनवाइस नहीं इशू कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इससे एग्जम्पशन दी गई है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों इसका इंटरप्रिटेशन ये भी निकाला जा सकता है कि यदि टैक्स पेयर की जो एग्रीगेट टर्नओवर है 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और वो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई करता है, तो उस केस में वो ई इनवाइस नहीं बनाता है, तो उस केस में भी उसे अभी अंडरटेकिंग देनी पड़ सकती है जो कि नीचे दी गई है कि उसकी एग्रीगेट टर्नओवर तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ऑनवर्ड जो है एग्रीगेट टर्नओवर से ज़्यादा है, जो कि रूल 48 सब रूल 4 में दी गई है, यानी कि 20 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो ई इनवाइस नहीं बना रहा है क्योंकि इसके लिए सब रूल 4 में ही जो एग्जम्पशन है वो अप्लाई होगी। तो इस प्रकार आपको अब अपनी इनवाइस का जो फॉर्मेट है वो अमेंड करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति जिन्हें कि ई इनवाइस नहीं बनानी है, भले ही उनकी टर्नओवर 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, उन्हें रूल 54 में मेंशन किया गया है जीएसटी रूल में। तो रूल 54 के अंतर्गत सब रूल 2 दिया गया है जो कि यह बताता है कि यदि कोई सप्लायर है, यानी कि इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो उस केस में वो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवाइस या कोई भी और डॉक्यूमेंट जो है वो इशू कर सकते थे जो उन्होंने सप्लाई की है ड्यूरिंग द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ वो ये डॉक्यूमेंट इशू कर सकते थे। तो इस केस में भी उन्हें ई इनवाइस बनाने की आवश्यकता नहीं होती थी, तो लेकिन अब उन्हें अपनी इनवाइस में लिखना होगा कि उनकी टर्नओवर तो स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो ई इनवाइस नहीं बना रहे हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें एग्जम्पशन दी गई है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत है। इसके अलावा सब रूल 3 के अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि कोई सप्लायर है टैक्सेबल सर्विसेज का और वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करती है बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज, तो उस केस में भी वो टैक्स इनवाइस या फिर कोई भी और डॉक्यूमेंट जो है इशू कर सकती थी जिसमें कि ग्रॉस वेट जो है कंसाइनमेंट का होता था, नेम ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनी, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द गुड्स कैरेज एक्स्ट्रा। तो इस केस में भी इन्हें ई इनवाइस नहीं बनानी होती थी, भले ही इनकी टर्नओवर 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, लेकिन अब इस केस में भी वो जो इनवाइस इशू करेंगे उसके नीचे उन्हें अंडरटेकिंग देनी होगी कि उन्हें रूल 48 सब रूल 4 के अंतर्गत जो है एग्जम्पशन है ई इनवाइस बनाने से। इसके अलावा सब रूल 4 के अंतर्गत जहाँ पे कि सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विस जो है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सप्लाई करता है, तो उस केस में भी वो टिकट एक्स्ट्रा जो इशू करेगा उसमें नीचे उसे अंडरटेकिंग देनी होगी कि रूल 48 सब रूल 4 के अंतर्गत उसे ई इनवाइस बनाने से एग्जम्पशन दी गई है। तो आपको इन सभी प्रकार के सप्लायर को इन्फॉर्म कर देना है कि अब जो इनवाइस बनाने के रूल हैं वो चेंज हो चुके हैं और उन्हें जो इनवाइस का फॉर्मेट है वो अमेंड करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रूल 48 के अंतर्गत बताया गया है कि यदि कोई ई इनवाइस बनाने के लिए लायबल है व्यक्ति और वो ई इनवाइस नहीं बनाता है तो उस केस में उसने जो इनवाइस इशू की है उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी के कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।